नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक हमें फ्राइडे दिन मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते हुए नजर आई है, लेकिन जो हमें वीकेंड में न्यूज़ देखने को मिली है जैसे कि हिंडनबर्ग की न्यूज़, उसके बाद मार्केट में कल हमें किस साइड डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, उसको हमें कैसे लेकर चलना है, कहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, कैसे हमारे टारगेट होने चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कल के लिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर ध्यान देना है, साथ ही साथ यहाँ पर बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो दोनों की एक्सपायरी को हमें कैसे लेकर चलना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फ्राइडे के मार्केट सिनेरियो की बात करें, हमें एक बहुत अच्छा गैप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसका मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आई। हालांकि देखिए, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है वहां पर हमें एक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है नेक्स्ट डे, तो वहां पर एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है मार्केट में उस साइड पोजीशन लेने का। लेकिन जैसे कि वीकेंड में एक न्यूज़ भी आते हुए नजर आई है कि हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर एलिगेशन लगाए हैं, और साथ ही साथ सेबी चीफ का यहाँ पर बयान भी आ चुका है। अब इन दोनों स्टेटमेंट का हमें मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि जो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, वो हमेशा वैसी न्यूज़ लेकर आएगा जिससे मार्केट गिरते हुए नजर आए, बिकॉज वो पहले से वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को बनाकर बैठे रहते हैं। हालांकि उस समय तक उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि वो किसके ऊपर एलिगेशन लगाने वाले हैं, लेकिन जैसे ही क्लियर होते हुए नजर आया कि उन्होंने सेबी चेयरमैन के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, कैसे हमें वो लेकर चलना है, उसके बारे में डिस्कशन करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो क्या क्या हैं, उसका मार्केट पर हमें क्या इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि जो आज से 1.5 साल पहले अडानी के ऊपर उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे, जिन ऑफशोर कंपनीज का उन्होंने जिक्र किया था, उसमें मधाबीपुरी का किसी ना किसी टाइम इन्वेस्टमेंट था, जो कि 2015 से लेकर 2018 का टाइम है। हालांकि 2017 में उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें वो 50% की हिस्सेदारी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम वो कर दी थी, एंड 2018 में वो इन्वेस्टमेंट वहां से विड्रॉ भी कर ली गई थी। तो ये तो रहा फर्स्ट एलिगेशन। जो नेक्स्ट एलिगेशन है कि वो पहले एडवाइजरी फर्म के साथ भी काम कर चुकी हैं। देखिए, जो मधाबीपुरी हैं वो काफ़ी सालों से बैंकिंग सेक्टर के साथ ही जुड़ी हुई हैं। 1989 से आईसीआई बैंक के साथ थी, तो उनका पहले से इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। उसी की वजह से उनको 2022 में सेबी का चेयरमैन भी चुना गया होगा। लेकिन देखिए, यहां पर हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है कि इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, ये रहता है कि वो टाइमिंग क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है। जो उन्होंने 2015 से लेकर 2017 तक इन्वेस्टमेंट की थी, वहां पर तो वो उस समय सेबी के साथ लिंक नहीं थी, बिकॉज वो 2017 में सेबी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उससे पहले जो भी वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसका एज सच कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर जो हिंडनबर्ग ने कहा है कि यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसका अभी के लिए मधाबीपुरी क्या स्टेटमेंट देती है वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी के लिए उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो पहले से ही ओपन है, विच मीन्स कि उन्होंने पहले ही उसके बारे में सेबी को बताया होगा। जो सेबी, देखिए, सेबी जो चलती है सिर्फ एक चेयरमैन से नहीं चलती है, वहां पर बोर्ड मेंबर्स भी रहते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं कि आगे मार्केट में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अभी के लिए आपने सुना होगा कि F1 में लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो अकेला सेबी चेयरमैन यहां पर डिसीजन नहीं लेती हैं, बोर्ड मेंबर भी वहां पर डिसीजन लेते हैं। दैट मीन्स कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि बोर्ड मेंबर यहां पर क्या कहते हुए नजर आएंगे, या फिर मधाबीपुरी यहां पर डिटेल्ड स्टेटमेंट में क्या कहती हैं। जैसे ही उसके बारे में कोई अपडेट आएगी उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका अडानी स्टॉक्स पर क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, जो हिंडनबर्ग की इस बार की जो रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, वहां पर उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर कोई न्यू एलिगेशन नहीं लगाए हैं, पहले के एलिगेशन थे वही यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी के लिए जो अडानी के स्टॉक्स हैं, वहां पर हमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। अगर हम यहां पर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पर हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी में हमें सबसे पहले यहां पर इंपैक्ट मिलते हुए नजर आएगा, लेकिन जहां तक निफ्टी की बात है, वहां पर जो अदर सेक्टर्स हैं वो उसको वहां पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। दैट मीन्स की निफ्टी में हमें इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, देखिए, वो भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मधाबीपुरी की स्टेटमेंट आ चुकी है कि उन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी उन्होंने ये सब कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है, तो उससे हमें मार्केट पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। और देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि निफ्टी अपने 1% की रेंज को ब्रेक नहीं करने वाला है कल के दिन, उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी होगी, वहां पर उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि उनकी यहां पर शॉर्ट पोजीशन है। और देखिए, जो भी हिंडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशन वहां पर बनाई होगी वो प्रॉफिट करने के लिए ही बनाई होगी, इसलिए उन्होंने ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, वहां पर वो प्रॉफिट को बुक करेंगे। लेकिन जो डीआईआईज हैं और साथ ही साथ जो एफआईज हैं जो मार्केट को लॉन्ग करते हैं, वो यहां पर मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जो हिंडनबर्ग है ये यूएस में भी
डिसलाइक किया जाता है बाय द बुल इन्वेस्टर्स। और बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं जो इसको डिसलाइक करते हैं, जैसे कि एलन मस्क की बात करें तो वो भी हिंडनबर्ग को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज हिंडनबर्ग बहुत बार टेस्ला स्टॉक के ऊपर भी रिपोर्ट लेकर आ चुके हैं, तो उसकी वजह से हिंडनबर्ग को यूएस में भी डिसलाइक किया जाता है। तो अभी के लिए क्या होगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बुल और बियर्स डीआईज और एफआईज करेंगे, वहां पर कौन जीतते हुए नजर आएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरने वाली नहीं है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज हिंडनबर्ग ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी को खो चुका है। जब से उन्होंने अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे वो वहां पर प्रूव होते हुए नजर नहीं आए हैं, तो उसका भी इंपैक्ट हमें यहाँ पर पड़ते हुए नजर आएगा। इन्वेस्टर यहाँ पर जल्दी सेलिंग की तरफ नहीं सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हमें नी जर्क रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अपने माल को बेचना शुरू कर ही सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्शन देते हुए नजर आएगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि 1% के ऊपर निफ्टी में यहाँ पर कोई मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। दैट मीन्स कि निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल हमें ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। जो भी यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया था वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। और देखिए, जो मार्केट रहती है वो इंस्टीट्यूशंस की वजह से चलती है। वो इंस्टीट्यूशन में कौन से पर्सन्स हैं वहां पर हमें ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आता है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर आरबीआई की बात करें, अगर हम यहाँ पर किसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक या फिर सेबी की बात करें, तो वहां पर जो चेयरमैन रहते हैं, सीईओज रहते हैं, वो हर समय चेंज होते रहते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, लेकिन इंस्टीट्यूट वहां पर चलता रहता है। तो अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? अगर यहां पर कोई भी एलिगेशन सिद्ध होते हैं तो उसके बाद ही मार्केट में मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो एलिगेशन भी है कोई ज्यादा प्रूफ वाले नहीं है, यहां पर कोई भी प्रूफ को नहीं दिया गया है। जो भी यहां पर प्रूफ दिए गए हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री के हैं। तो हिस्ट्री में जो होते हुए नजर आया है उसका मार्केट पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ते हुए नजर आएगा। हाँ, ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलता है वहां पर मार्केट कैसे संभलती है। जो भी मैं आपको यहाँ पर लेवल्स मार्क करवाऊंगा उनको आप चार्ट में मार्क करके जरूर रखिएगा, आपको वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कल के लिए हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइएगा, सो मुझे पता चलता रहे कि आप हमारे मार्केट एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल को और रखें, सो जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते हुए नजर आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें फ्राइडे दिन निफ्टी में ओनली रेंज मोड ट्रेडिंग होते नजर आई है, जहां पर ओनली प्रीमियम टिके ही हमें देखने को मिला था। लेकिन जैसे कि मार्केट में फंडामेंटल चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, न्यूज़ भी मिलते हुए नजर आई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलते हुए नजर आई थी कि जो यूएस जॉबलेस क्लेम डाटा है वो एक्सपेक्टेशन से कम आते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर जो पहले रिसेशन का फियर हमें देखने को मिल रहा था वो अभी के लिए कम हो चुका है। बिकॉज अगर जॉबलेस क्लेम डाटा यहाँ पर कम होते हैं दैट मीन्स कि वहां पर लोगों को जॉब मिल रही है। जो प्रीवियसली हमें जॉब्स डाटा देखने को मिला था वो हो सकता है कि सिर्फ 1 मंथ का हो, वहां पर कम जॉब्स ऐड हुई हों। लेकिन अगर जॉबलेस क्लेम डाटा यहाँ पर कम होते नजर आ रहे हैं दैट मीन्स कि उनको या फिर इस मंथ में जॉब मिल रही है या फिर उन्हें पिछले से पिछले मंथ में वहां पर जॉब मिली होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर जॉबलेस जो क्लेम डाटा है वो कम आते हुए नजर आए हैं। दैट आल्सो मीन्स कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यूएस गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको देती थी वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट 17,000 एप्लीकेशन कम हुई हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं देना पड़ेगा, उसकी वजह से मार्केट सस्टेन कर सकती है। और वैसे ही हमें यहाँ पर फ्राइडे के दिन देखने को मिला है। लेकिन जैसे कि यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल्स पर ही क्लोज हुई है, दैट मींस कि अगर निफ्टी में हमें यहाँ पर 0.5% टू 1% की गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिलती है तो उसको मैं एज अ नॉर्मल वे में ही लेकर चलूंगा। बिकॉज ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर फ्लैट लेवल्स पर ही ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रही है। अगर हमें डाउ फ्यूचर्स में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर वीक हो सकती है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखकर चलना है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले हम निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आ रही है कि कॉल राइटर्स ऑटियम स्ट्राइक में कोई ज्यादा पोजीशन बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एट द मनी स्ट्राइक में वो पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में हमें फ्राइडे दिन मैसिव एडिशन देखने को मिली है। बिकॉज मार्केट एक रेंज में ट्रेडिंग करते हुए नजर आई आफ्टर द गैप ऑफ ओपनिंग। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें तो देखिए हमें यहां पर एक चीज क्लियर मिलते हुए नजर आ रही है कि जो पुट राइटर्स 24,300 एंड 350 की रेंज में ही मैसिव एडिशन करके गए हैं। जैसे ही हमें 300 के नीचे निफ्टी जाते हुए नजर आएगा वहां से हमें सेल ऑफ मिलने के चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस समय हमें कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर अपर साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए अपर साइड में तो हमें एक चीज यहाँ पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है कि ना ही कॉल राइटर्स 450 और 500 की स्ट्राइक पर कोई ज्यादा एडिशन करके गए हैं। दैट मींस कि अगर 400 के ऊपर हमें मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसके बाद शॉर्ट्स कवरिंग मूव मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज हमें वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें अपर साइड में
24,400 के लेवल्स को मार्क करना है। जब तक इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है उस समय तक इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर 400 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 445 का रहने वाला है। देन 445 से लेकर 465 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 465 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसके बाद निफ्टी में हमें 100 टू 200 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज जो भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बंदे हुए नजर आएंगे वो यहाँ से एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर कल के दिन ये नहीं होता है, अगर नेक्स्ट डे भी निफ्टी जब भी 465 के लेवल्स के आसपास आएगा वहां से हमें ब्रेकआउट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, देखिए हमें डाउन साइड में 24,315 के लेवल्स को मार्क करना है। जैसे ही 315 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 275 का रहने वाला है। देन सेकंड टारगेट 160 का रहेगा। लेकिन अगर 160 नीचे भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 24,000 का रहने वाला है। और जैसे कि 24,000 का लेवल एक होल नंबर है, वहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और देखिए अगर हम यहां से अगर कैलकुलेट भी करें तो लेट्स से कि अगर निफ्टी यहां पर 1.5% गिरता है तभी निफ्टी वहां पर 24,000 के लेवल्स तक जाते हुए नजर आएगा। तो अभी के लिए जो मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल सकता है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको यहां पर सोशल मीडिया में मिलते हुए नजर आएगा कि मार्केट 10% गिर जाएगी, 5% गिर जाएगी, वैसा नहीं होने वाला है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ये जो एलिगेशन लगे हैं किसी स्टॉक के ऊपर नहीं लगे हैं, किसी कंपनी के ऊपर नहीं लगे हैं, ये किसी पर्सन के ऊपर लगे हैं। अगर किसी पर्सन के ऊपर कभी भी एलिगेशन लगते हैं तो उसका हमें स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है जितना अगर किसी स्टॉक के ऊपर ये एलिगेशन लगते हुए नजर आए। तो ओवरऑल ये मार्केट में हमें ये सिनेरियो लेकर चलना है, इसी को ही आपको ध्यान में रखकर चलना है। जो मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स मार्क करवाए हैं, अगर मार्केट वहां पर आते हुए नजर आएगी तो आपको एक बेटर प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करना प्रेफर ना कीजिएगा, बिकॉज कल के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है कि जो हिंडनबर्ग की पहले से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है, तो जो बुल एचएनआईज होंगे, एफआईज और डीआईज, वो यहाँ पर मार्केट को गिरने नहीं देंगे इतनी आसानी से, बिकॉज वो पहले से ही हिंडनबर्ग को इतना ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। वैसे ही हमें मार्केट को लेकर चलना है। अगर हम यहाँ पर कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि हमें बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे के दिन ओनली रेंज में ट्रेडिंग होते नजर आई थी। लेकिन अगर रेंज अपर साइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक होती है वहां पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे कि बैंक निफ्टी ने इस रेंज के लोअर एंड के आसपास ही क्लोजिंग दी है, दैट मींस की अगर बैंक निफ्टी यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें उस समय कौन से लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए उसके लिए हम ऑप्शन डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को एनालाइज करें, और देखिए जैसे कि 15 अगस्त को हॉलीडे है बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, तो हमें जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी इस बार की वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे के दिन देखने को मिलेगी 14 अगस्त को। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,500 के स्ट्राइक पर हमें फ्राइडे के दिन 25,000 की एडिशन देखने को मिली है। और इसके ऊपर हमें ओटीएम स्ट्राइक में कॉल साइड में अच्छी खासी एडिशन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन हमें इन द मनी स्ट्राइक में ओनली शॉर्ट्स कवरिंग ही देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में भी हमें कोई ज्यादा एडिशन नहीं देखने को मिली है, विच मीन्स की पुट राइडर्स हालांकि बैंक निफ्टी अपर साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है लेकिन वहां पर फ्राइडे दिन भी कॉन्फिडेंट नहीं है। दैट मीन्स की बैंक निफ्टी यहां पर ज्यादा डाउनफॉल शो कर सकता है अगर मार्केट में जब भी नेगेटिविटी बनते हुए नजर आएगी। तो ये हमें ओवरऑल सिनेरियो यहां पर लेकर चलना है। तो हमें एक चीज पर यहां पर ध्यान रखना है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, जो हिंडनबर्ग की न्यूज है वो इस बार डिफरेंट आ सकती है। और उसके पीछे का मैंने आपको रीजन भी दिया था, बिकॉज आज से 2 महीने पहले सेबी ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। तो मुझे यही लग रहा था कि वो इस बार किसी स्टॉक के ऊपर एलिगेशन ना लगाने की बजाय सीधा वो गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे या फिर किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर ही एलिगेशन लगाने वाले हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो हमें एक चीज पर ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई एलिगेशन लगते हैं उसका हमें डायरेक्टली इंपैक्ट बैंक निफ्टी पर पड़ते हुए नजर आता है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर ही यहाँ पर ज्यादा सफर करने वाला है अगर किसी भी सेक्टर में कुछ भी हमें नेगेटिविटी बनते हुए नजर आए। बिकॉज जो फाइनेंशियल सेक्टर रहता है ये सभी सेक्टर से जुड़ा रहता है किसी न किसी वजह से, जैसे कि ट्रांजैक्शन के कारण। तो हमें ये चीज यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, देखिए अपर साइड में हमें 50,600 के लेवल्स को मार्क करना है। जब तक 600 के ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता उस समय तक अपर साइड में बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर 600 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 850 का रहने वाला। देन 850 से लेकर 51,000 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन अगर 51,000 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बाद ही मार्केट में नेक्स्ट मूव मिलते हुए नजर आएगी, बिकॉज 150 का जो रेंज रहने वाली है यहाँ पर बैंक निफ्टी मैसिव रेजिस्टेंस फेस करने वाला है जब भी यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। जहां तक पॉसिबिलिटी है कि कल बैंक निफ्टी इस रेंज को टेस्ट नहीं करने वाला है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स की बात करें, आपको डाउन साइड में 50,325 के लेवल्स को मार्क करना है।
जैसे ही हमें 300 के नीचे ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ इंक्रीज हो सकता है, जिसके चलते हमारा फर्स्ट लेवल 100 का रहने वाला, देन सेकंड लेवल 49,865 का रहेगा। और बैंक निफ्टी को 325 की रेंज से लेकर 600 की रेंज में अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर कल मार्केट में इस रेंज में कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी तो उस समय मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको मॉर्निंग में कोई भी लेवल्स के बारे में अपडेट करनी हो उसके बारे में अपडेट कर देता हूं। अगर हम यहाँ पर कल के लिए मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि हमें मिड कैप निफ्टी में फ्राइडे दिन गैप ओपनिंग के बाद एक हमें सेल ऑफ देखने को मिला था। हालांकि अगेन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आया था, लेकिन जो मैंने आपको ये लेवल 12,610 का ऑलमोस्ट 2 वीक पहले अपडेट किया था, ऑलमोस्ट वहीं पर ही मिड कैप निफ्टी कभी रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है, कभी यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। तो जो भी मैं आपको लेवल्स मार्क करवाता हूँ वो जैसे ही ब्रेक होंगे वहां पर वो सपोर्ट लेवल का काम करने वाले हैं। जब भी प्राइस वहां पर आएगा, अगर वो ब्रेक डाउन साइड की तरफ होते हैं तब वो एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करने वाले हैं। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर लेवल्स अपडेट करता हूँ उनको आप चार्ट में मार्क करके जरूर रखा कीजिए, आपको वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए हमें अपर साइड में 12,635 के लेवल्स को मार्क करना है। जैसे ही 635 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अपर साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 675 का रहने वाला, देन सेकंड टारगेट 715 का रहेगा। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स की बात करें तो हमें डाउन साइड में 12,575 के लेवल्स को मार्क करना है। जैसे ही 575 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 530 का रहने वाला, देन सेकंड टारगेट 485 का रहेगा। और 485 के नीचे अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 425 का रहने वाला है। और मिड कैप निफ्टी को 575 से लेकर 635 की रेंज में अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। अगर इस रेंज में कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम यहाँ पर बैंकेक्स के लेवल्स की बात करें, देखिए जैसे कि बैंकेक्स है वो बैंक निफ्टी के जैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आता है। तो जो भी हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आएगा ऑलमोस्ट बैंकेक्स उसे वैसे ही फॉलो करने वाला है। लेकिन जो बैंकेक्स के ऑप्शन डाटा रहता है, ऑप्शन के प्रीमियम रहते हैं, वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेवियर शो कर देते हैं, बिकॉज बैंकेक्स के ऑप्शन में हमें इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है जितना हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल जाती है एक्सपायरी डे के दिन। और देखिए जैसे कि अभी के लिए जो हिंडरबर्ग ने एलिगेशन लगाए हैं इसके ऊपर हमें 1-2 हफ्ते में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जैसे ही वहां से अपडेट मिलते हुए नजर आएंगे उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि कल हमें बैंकेस में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू मिड कैप निफ्टी। अगर हम बैंकेस के लेवल्स की बात करें, देखिए बैंकेस में तो 57,600 के लेवल्स को मार्क करना है। इसके ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसके बाद ही अपर साइड में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर 600 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम है, तो हमें अपर साइड में 765 के लेवल्स को मार्क करना है। देन सेकंड लेवल 900 का रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स की बात करें तो हमें डाउन साइड में 57,300 के लेवल्स को मार्क करना है। जैसे ही 300 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट 57,025 का रहने वाला, देन सेकंड लेवल 56,800 का रहेगा। और देखिए जैसे कि कल के दिन बैंकेस और मिड कैप निफ्टी में दोनों में एक्सपायरी है, लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान रखने की, आपको यहाँ पर रिस्क ज्यादा लेकर नहीं चलना है, बिकॉज कल के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है, एक साइड का हमें ट्रेड मिलते हुए नजर नहीं आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। इसी के लिए आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही वहां पर कोई भी पोजीशन को क्रिएट करना है। तो इस वीडियो में हमने कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या बैंकेस के लेवल्स को डिस्कस कर लिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।